अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदी, जुम्मा मुबारक आप सबको। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी कहीं होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाज़रीन, हम सब की कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश होती है कि कामयाबी हमारा मुकद्दर पर। हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है जिसे पूरा करने के लिए कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। और कुछ लोग बस दिल ही दिल में ख्वाहिश करते हैं लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते, लेकिन उम्र भर शिकवा करते रहते हैं कि हमें फला चीज़ नहीं मिल सकी, हमें फला चीज़ नहीं मिली। तो जनाब, ख्वाहिश कर लेने से, किसी चीज़ को चाह लेने से कुछ नहीं होता। उस चीज़ को हासिल करने के लिए काबिलियत पैदा करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। इसलिए अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अपने अंदर काबिलियत पैदा करें और उसके लिए मेहनत करें, तभी वो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ और बात हो रही थी मौसम के हवाले से कि मौसम गर्मा अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा है और सूरज खूब कहर भी बरसा रहा है। सूरज का पारा हाई हो चुका है। दोपहर के वक्त की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचेगा। हीट स्ट्रोक का खदशा भी बढ़ रहा है और माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को इंतबाह की जा रही थी कि धूप में बाहर ना ही निकले। अगर बाहर निकलना जरूरी भी हो तो सर को ढांप कर निकले। एक और खदशा जो सर उठा रहा है वो है डिहाइड्रेशन का। और आजकल जिस्म में पानी का तनासुब बरकरार रखना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। जितनी ज्यादा गर्मी बाहर हो चुकी है, जिस्म में पानी का तनासुब बरकरार कैसे रखा जाए, जिस्म का दर्जा हरारत कम रखने के लिए किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मदीहा अवान है, माहिर ग़िज़ा है। मदीहा, खतीजा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। खतीजा, हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में माहिरीन सेहत भी कहते हैं कि बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो अगर हम बाहर निकलेंगे, हीट स्ट्रोक होगा, तो हम किस तरह बच सकते हैं? अपनी ग़िज़ा में क्या क्या इस्तेमाल करें, क्या क्या खा सकते हैं हम? एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो यही है कि आप जो एक्सट्रीम आवर्स हैं गर्मी के उसको आप अवॉइड करें। इसके लिए जिस तरह से हम बहुत बेहतर है कि आप नेचर को अडेप्ट करें। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दें। आप जब जल्दी उठेंगे तो आप अपनी काम की जगहों पे उस टाइम पे पहुंच सकते हैं जबकि सूरज अभी अपने पूरे आबोताब पे नहीं होता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सूरज के क्लॉक के मुताबिक अपनी रूटीन को थोड़ा सा रेगुलर कर लें। थोड़ा उसको थोड़ा पंक्चुअलिटी थोड़ी ले आएं तो बचा जा सकता है। थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हम स्केड्यूल नहीं करते चीज़ों को और बस बैग उठाया और शॉपिंग के लिए चले गए और बाद में बाहर जाके पता चला कि इतना ज़्यादा बाहर गर्म मौसम है, इतनी ज़्यादा तपिश है, फिर वो डिहाइड्रेशन का इशू। क्योंकि अब कोविड की वजह से बाहर भी उस तरह से फ्रीक्वेंट आप खा पी नहीं सकते हो। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। आप पानी पीने को पानी अगर आपको चाहिए तो यू आर वेरी केयरफुल। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो यू आर वेरी केयरफुल। अगर फ्रेश जूस चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कैसा है, कैसे बन रहा है, साफ सुथरा है या नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें कि आप अवॉइड ही करें उन एक्सट्रीम आवर्स में अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को। आप इंडोर एक्टिविटीज़ को आप एक्सट्रीम आवर्स में कर लें और सुबह और शाम के वक्त आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को स्केड्यूल कर लें। ठीक है, स्केड्यूलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह की गर्मी में क्या क्या खाना चाहिए हमें और किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, इसमें अगर हम देखें मुनीबा तो थोड़ा सा अगर हम और करें तो हमें नेचर ही बहुत अच्छा सर्व कर देती है। लाइक गर्मियों के जो फल हैं इतना ज्यादा उनमें इतना अच्छा वाटर कंटेंट है कि आप अपनी हाइड्रेशन को भी मेंटेन करें और उसके साथ साथ अगर आप सीजनल फ्रूट्स लेते हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, गर्मा है, आम है, जो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मच न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो आप ये जो हीट स्ट्रोक है इससे बच सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली आपकी दिल का जो है ना हार्ट हेल्थ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आपका ब्लड फ्लो डिपेंड करता है कि आप कितना हाइड्रेटेड हैं। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, आपके जिस्म के नमकियात पूरे हैं। नमकियात में शुगर कंटेंट भी आता है। नमकियात में नमक वगैरह भी आता है कि आपके जिस्म में नमकियात की कमी ना हो जाए। वो सब चीज़ें अगर बैलेंस हैं तो फिर जाके आपका ब्रेन अच्छा काम करता है। फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप नहीं होते। फिर आप हाइपो में नहीं जाते। आप हाइपो में जाते तो आप वो जो एक फीलिंग होती है ड्रेन होने की वो नहीं होती।
तो बेसिकली इट्स नॉट अ गेम ऑफ सेकंड कि हम कैसे चीज़ों को प्लान करें. यू हैव टू स्केड्यूल कि कैसे दिन का आगाज करना है, किस तरह से आपने खुद को हाइड्रेटेड, क्योंकि अब वी आर नॉट लाइक कैमल्स ना कि एक दफा हम बस सोच लें कि बस पानी पी लें और फिर सारा दिन चलते रहेगा. तो आपको करना पड़ता है कि आपने किन इंटरवल्स पे पानी पीना है, किन इंटरवल्स पे आपने फ्रूट लेने हैं. सीजनल फ्रूट्स जो से हैं बेस्ट सोर्स है आजकल मिनरल्स का भी, विटामिन्स का भी, और उनका वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा है. ठीक है. तो खतीजा अगर स्टार्ट कर ले नाश्ते से ही स्टार्ट कर लें, तो नाश्ते में हमने देखा है कि बहुत से लोग पहले सर्दियों में पराठे वगैरह खाते हैं, अब नहीं दिल करता सुबह उठ के पराठे या रोटी खाने का. बहुत ज़्यादा तो, ये बहुत कंप्लेन आती है, जैसे कि हम कहते हैं कि नाश्ता बेस्ट जो नाश्ता है वो अंडा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कि इतनी गर्मी में अंडा नहीं खाया जाता, फ्राई नहीं खाया जाता, ऑमलेट नहीं खाया जाता, बट स्टिल नाश्ते की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है. यू हैव टू स्टार्ट योर डे. आपको अपना दिन शुरू करना होता है, आपको अपने ब्रेन को एक्टिव करना होता है. तो फिर इसके लिए हमारे जिससे वजह से हम भागे भी ना कि अच्छा हमने खाना नहीं है, दिल नहीं कर रहा. इसके लिए ये है कि जैसे हमारे कुछ देसी ड्रिंक्स हैं जिसको हम योगर्ट मिल्क या दही की लस्सी या कच्ची लस्सी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं पूरे दिन के लिए. अगर आप डायबिटिक नहीं है, आप मीठी लस्सी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप डायबिटिक हैं तो आप नमकीन या फीकी लस्सी का इस्तेमाल कर लें. या अब तो वैसे ही जैसे वेट मैनेजमेंट का क्रेज इतना ज़्यादा है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और चीनी की बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट्स हैं. दूसरा ये कि आपने सुना होगा कि जैसे तुखमलंगा या चिया सीड्स वगैरह, ये चीज़ें भी, एक तो इनमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनमें कैपेसिटी है वाटर को रिटेन करने की, जो हमारी बॉडी को मतलब कि हाइड्रेट करते रहते हैं. दूसरा ये कि वंस वी हैव दैट, तो वो जो क्रेविंग्स होती हैं या वो जो वीकनेस होती है या वो जो हंगर पैंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं. तो अगर आपको ये इशू है कि मौसम की वजह से या गर्मी की वजह से यू फील लाइक प्यूकिंग जब आपके सामने नाश्ता आता है, देन गो फॉर फ्रेश जूसेस. आप ताज़ा फलों का जूस लें, गो फॉर लस्सी, योगर्ट मिल्क, गो फॉर, अगर आपने पानी पीना है तो आप उसमें कोई चिया सीड्स, तुखमलंगा वगैरह ऐड ऑन कर लें, तो आपके दिन का एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है. अच्छा, मतलब आप इस तरह के फ्रेश जूसेस से भी आगाज कर सकते हैं अपने मिल्क शेक इज अ वेरी गुड ऑप्शन. आपको दूध भी मिल जाता है और आपको फ्रूट भी मिल जाता है. और अगर बाज बच्चे होते हैं या बाज लोग होते हैं कि वो इतना रॉ सुबह खाना जरा मुश्किल होता है, तो आप उसको मिल्क शेक बना लें, आप योगर्ट स्मूदी बना लें. स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन. बहुत स्कूल भी स्टार्ट हो गए, यूनिवर्सिटी, वैसे तो जुल्म है इतनी गर्मी में एकदम से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि एक तो योगर्ट वैसे ही आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि योगर्ट में भी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है. तो योगर्ट स्मूदी, मिल्क शेक, ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं कि अगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा, मतलब ही और शी इज़ नॉट लाइकिंग कि आप वो ब्रेड खाएं या रोटी खाएं या पराठा खाएं, देन मूव टुवर्ड्स द ड्रिंक्स. आप ड्रिंक्स पे चले जाएं. ये बच्चे क्या बड़े भी आजकल नहीं खतीजा खा रहे हैं, उनका भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि हमसे नहीं खाया जाता. दूसरा हम देखते हैं कि हम जब बाहर निकलते हैं पूरा दिन बाहर, हमें हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता रहता है, तो क्या जो हम एक दिन में 8 गिलास पानी पीते हैं वो काफ़ी होता है उसके लिए हमारे उसमें ये डिपेंड करता है. इट्स अ वेरी बायोलॉजिकली इंडिविजुअलाइज्ड स्टफ कि हमने किसको कितना पानी अलाउ करना है. क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुशकिस्मत हैं कि वो एसी में काम कर रहे हैं, तो हालात अलग हैं. कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका आउटडोर काम ज़्यादा है, तो अलग हैं. हाइड्रेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रखना. ठीक है. सिर्फ पानी भी बाज़ दफ़ा आपको हेल्प आउट नहीं करता, और ज़्यादा पानी पीने की वजह से एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, और बाज़ दफ़ा आपको नौजिया फील होता है, या खाना बिल्कुल ही नहीं खाया जाता, और जब 1-2 मील्स आपके स्किप होते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वीकनेस प्रिवेल करना शुरू कर जाती है. तो इसीलिए सिर्फ पानी इज़ नॉट द सोल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि अगर कोई एथलीट है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करें, तो वी हैव टू गिव देम अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ द मिनरल्स एंड द विटामिन्स. उनको हम स्पेशल ड्रिंक्स की कैटेगरी में वो आते हैं. अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके पास अपनी वाटर बॉटल्स होनी चाहिए. उसमें वो फ्रेश जूसेस लेके जा सकते हैं, या कोई शरबत वगैरह हो सकता है. या बहुत ज़्यादा अगर आप ड्रेन कर गए हो और अब ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं और अब आपको लगता है कि अब अगर आपको कुछ ना मिला तो यू विल कोलैप्स, तो उसमें फिर
ओरल जिसको ORS कहा जाता है, तो वो थोड़ा सपोर्ट करता है। फिर जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो वी वर यूज्ड टू हैव इन समर्स, जैसे कि कभी एनर्जाइल घोल के पी लिया या कभी ग्लूकोज घोल के पी लिया, इस तरीके से। लेकिन अब मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आती इतनी प्रैक्टिस में ना। गर्मी, सर्दी, ऑटम, स्प्रिंग, बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, दे हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड दे हैव अ टेट्रा पैक जूस। बिल्कुल, सीजन का फिर कोल्ड ड्रिंक कह लें, अकॉर्डिंग टू द सीजन तो वो मॉडिफिकेशंस आती ही नहीं है, और जब अकॉर्डिंग टू द सीजन वो मॉडिफिकेशन नहीं आती है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। आप सीजन के साथ साथ चलें, सीजन के साथ साथ जैसे कि अगर सर्दी आती है तो गो फॉर द नट्स, इसी तरह गर्मी आ गई है तो गो फॉर द ड्रिंक्स। आपके पास स्लश है, आपके पास फालसा स्लश है, आपके पास मिंट मार्गरेटा है, घर में आराम से बना इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। सिर्फ ये कि थोड़ी सी हम सुस्ती कर जाते हैं और थोड़ा सा स्केड्यूल नहीं करते और थोड़ा मेहनत से चलते हैं, हम कुछ करें भी कुछ ना और हमें मिल भी जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको आपको ऑर्गेनिक स्टफ चाहिए या आप यू आर अ वेरी फॉन्ड ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड यू वांट टू टॉक अबाउट गुड न्यूट्रिशन, तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर उसके आपको प्रॉपर नाश्ता भी करना पड़ता है, आपको अपने साथ स्नैक्स भी लेके जाने पड़ते हैं, और आपको फिर प्रॉपर अपनी मील्स को भी स्केड्यूल करना पड़ता है। लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से मैं यही कहूँगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को सुबह और शाम के लिए स्केड्यूल कर लें, और इंडोर एक्टिविटीज़ जो सी एक्सट्रीम आवर्स में, उसमें आप अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ वो घर पे ही कर लें, ज़्यादा बेहतर है। खतीजा, मील्स की हम बात ही कर रहे हैं, नाश्ते की बात होगी, अब लंच की बात कर लेते हैं। नाश्ते में तो चलो आपने बताया कि आप फ्रेश जूसेस पी सकते हैं, शेक्स पी सकते हैं, जितने भी मशरूबात है वो पी सकते हैं। लंच में अब क्या करें, मतलब क्या हम कितने पोर्शन में खा सकते हैं जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो जाए? अच्छा, इसके लिए ये कि सबसे पहले तो मैंने पहले भी इस शो पे बात की है कि हम किस फॉर्म में खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कार्ब्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब इस गर्मी में आप अपनी जो आपकी रोटी है या आपकी ब्रेड है उसको आप बहुत ज़्यादा ग्रीस ना करें विद मक्खन या ऑयल, या उसको पराठा मत उसको करें। सेकेंडली, जो भी हमारे यहाँ सालन बनता है पंजाब में, सालन या जिसको हम करी कहते हैं, उसको आप कम चिकनाई के साथ बनाएं और कम स्पाइसेस के साथ बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं तो वो भी हमें तंग करती हैं, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करती हैं। थर्डली, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जैसे कद्दू है, टिंडा है, तोरी है, गर्मी का तोड़ है। ठीक है, इनसे अच्छा ट्रीटमेंट और इनसे अच्छा क्योर कोई हो ही नहीं सकता आप टू डील विद समर्स ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगर सैलड्स की तरफ चले जाएं, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप समर्स में आप सलाद का इस्तेमाल करें। ठीक है, सलाद में जैसे खीरा है, जैसे टमाटर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे तर एक सब्जी है वो इस्तेमाल होती है, तोड़ है गर्मी का, आप सलाद का इस्तेमाल करें, दही रायता इस्तेमाल करें, आप ज़ीरे वाला दही इस्तेमाल कर लें, पुदीने वाला दही इस्तेमाल कर लें, ये जो पुदीने की चटनी जैसे कहते हैं कि वो साथ में रख लें। इन सब चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आपके पास होगा तो फिर आप हेल्दी भी रहोगे, आपको उस तरह से हॉट फ्लैशेस भी नहीं आएंगे, आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी होती रहेगी, और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेशली वो आपको मिल जाएंगे। आप जब रॉ वेजिटेबल्स की आदत बनाओगे, आप जब दही का इस्तेमाल करोगे, वहाँ से आपको प्रोबायोटिक मिल जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट बेहतर रहेगी, एपेटाइट बेहतर रहेगी तो आपको हेवीनेस एक फील नहीं होगी। ठीक है, तो गर्मियों में सब्जी तो चलो अल्लाह ताला की रहमत है, नेमत है, हमने तो सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन ये कि सलाद रायते का इस्तेमाल बहुत बहुत आपको कंपनसेट कर देता है इस गर्मी के साथ डील करने के लिए। मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहिए आपको। सैलेड का भी वैसे भी हर कोई ये कहता है कि सैलेड तो आपने मस्ट लंच में खानी ही है, लेकिन आई डोंट नो मुनीबा कि हमने बहुत सी चीज़ों को ना ऐसे कर लिया हुआ है कि सर्दी में सलाद नहीं खानी, या सर्दी में बहुत ज़्यादा योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करना, जबकि ये वो चीज़ें हैं कि थ्रू आउट द ईयर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है और आपको चाहिए भी, लेकिन हमने बड़ा ऑफ कर लिया हुआ है। जैसे मछली का अगर हम कहते हैं सर्दी में खाएंगे, आप वंस इन अ वीक आप मछली खा सकते हैं, तो इतनी गर्मी में तो वो नहीं खाएंगे, वो तो सर्दी आएगी तो तब खाएंगे। तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को ऑफ कर देते हैं, और वो जो हम फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो
पूरी नहीं हो सकती। और खतीजा, हम देखते हैं कि गर्मी जिस तरह ही आती है ना, तो बहुत से लोग मशरूबात का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे पहले भी हमने बात की है, लाल शरबत काफ़ी लोग पीना शुरू हो जाते हैं, फिर संदल का, बादामों का, इस तरह के शरबत। बाहर से भी बहुत से शरबत जो हैं वो रेडियो पे लगे होते हैं, उनसे से भी पीना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये शरबत भी हमारी गर्मी का तोड़ हो सकते हैं? शरबत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्वालिटी ऑफ शरबत, ठीक है, कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो कितने ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आजकल हमारे इर्द गिर्द इतना ज़्यादा डायबिटीज़ इतना ज़्यादा है, या तो कोई डायबिटिक है या कोई प्री डायबिटिक है, या किसी की फैमिली हिस्ट्री इस तरीके से है कि हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर पाते ये शरबत को, ठीक है, उसके शुगर कंटेंट की वजह से। लेकिन अगर आपके पास अच्छे रिप्लेसमेंट्स और हेल्दी रिप्लेसमेंट्स हैं शुगर के, तो आप यू कैन गो फॉर इट। और दूसरी बात ये कि अगर आप शरबत पी लेते हैं, लेट्स सपोज के विद द कस्टमाइज्ड शुगर कंटेंट उसका जितना भी है, वो जितना भी मीठा है, आप उसको अगर अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट्स फाइन। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अगर आप वॉक कर रहे हैं, या अगर आप जिम जा रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि आप किस टाइम पे इसको कंज्यूम करते हैं। अच्छा, इसकी भी टाइमिंग है? अगर तो आप एक अच्छा शुगर कंटेंट लेना चाहते हैं, आप सुबह सुबह उसको कंज्यूम कर लें, आपका ब्रेन को भी ग्लूकोज मिलेगा, आप फ्रेश भी रहोगे, आप काम पे भी कंसंट्रेट करोगे, आपके शुगर लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब सारा काम ख़त्म करके घर बैठते हैं तो आफ्टर डिनर वी वांट टू हैव कि हमें आइसक्रीम मिल जाए या कुछ मीठा मिल जाए, या तो मैं सबको कहती हूँ, जैसे कि बाज़ दफ़ा इट्स अ मिथ, या आम आपने देखा होगा कि अगर कोई वेट लॉस पे चल रहा हो तो जी उसमें आम नहीं खाना, सारे कहते हैं कि भी आम नहीं खाना, आम बड़ा रिच है, बड़ा, तो आम नहीं खाना। तो अगर आप खाना चाहते हो आप उसको नाश्ते में ले लो, ठीक है। नाश्ता इज़ द बेस्ट मतलब टाइम कि अगर आप कुछ हाई कैलोरी या कुछ डेंस कैलोरीज के साथ आप लेना चाहते हो, तो वो पूरे दिन में बड़ा अच्छा कंज्यूम हो जाता है। मतलब आप नाश्ते में अच्छा खासा नाश्ता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी आप थोड़ा उसको मेंटेन कर सकते हैं। वो तो आपको पता है कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड है कि यू हैव टू मैनेज दैट अकॉर्डिंग टू योर, आपकी एज क्या है, या आपका काम की नौयत क्या है, या आपकी कंजम्पशन क्या है, उसके लिहाज से। और दूसरा खदीजा, कॉफ़ी और जो चाय है, इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी मेरे ख्याल से गुजर ही नहीं सकती, और पूरा दिन भी गुजर नहीं सकता। ये हम गर्मी में पीते हैं, तो इसका क्या हमारी इसके रिप्लेसमेंट्स हम वैसे तो मैं ये कहती हूँ अक्सर कि रोटी का, आप लोग कहते हो कि अंडा नहीं खाया जाता, दैट्स अ वेरी गुड स्टफ, तो फिर चाय कैसे पी जाती है। लेकिन ये कि हम इतने ज़्यादा एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इसकी, तो उसके लिए ये है कि वी डू रिकमेंड कि आप ब्लैक टी की तरफ चले जाएं। ठीक है। उस ब्लैक टी में आप ऑब्वियसली जब हम ब्लैक टी बनाते हैं, दूध के बगैर बनाते हैं, तो पत्ती का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है। स्पेशल पत्ती भी होती है जो कि ब्लैक टी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और उसको अगर हम लीमू अगर उसमें ऐड ऑन कर लें या उसको थोड़ा ब्लीच कर लें तो थोड़ा वो लाइट उसमें आ जाता है। अच्छा। हम वो जो दूध पत्ती पीते हैं ना, दैट्स अ वेरी वेरी स्किल स्टफ टू हैव। अच्छा। और एक तो ये कि दूध का कोई फायदा नहीं, ठीक है, ऊपर से ये कि इतनी स्किल चाय, आई डोंट नो कि कैसे वो उसको कंज्यूम कैसे कर लेते हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी एडिक्टेड टू कैफीन, लेकिन आप गर्मी की वजह से उसको थोड़ा लाइटर मोड में लेके जाना चाहते हैं, देन गो फॉर ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, कोल्ड जैसे कॉफ़ी आती है, ब्लैक कॉफ़ी आती है, तो इस तरीके से उसकी तरफ भी जा सकते हैं। हमारे पास उसके भी ऑल्टरनेट आइस टी भी है, जो हमें खतीजा ने बता दी है। खतीजा ऐवान हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खतीजा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें टिप्स दी, और आपको भी पता चल गया होगा कि इस गर्मी के मौसम में आपने किस तरह की ग़िज़ा लेनी है, कौन कौन से मशरूबात घर में बना के पीने, बाहर से नहीं पीने, ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो। और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मुहलिक कोरोना वायरस के हवाले से। तो आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर के जोर में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, लेकिन मुहलिक वायरस से अमवात का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो लाहौर में मजीद 11 मरीज दम तोड़ गए हैं, और 24 घंटों के दौरान शहर में 80 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अब तक
लाहौर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4209 हो गई। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का अमल भी जारी है और 19 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाने लगी है। मौसम गर्म होने के बायस वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले अफराद की तादाद मामूल से कम है और कोरोना वायरस को खतरा समझते हुए भी शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्यों गुरेजा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत। सर, आज से 19 साल से ज़ायद अफराद की जो है वो वैक्सीनेशन वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, तो क्या हम इसको अपनी कामयाबी समझें या लोग जो गुरेजा हैं वैक्सीन लगवाने की वजह से उसके लिए ये वॉक इन स्टार्ट की गई है वैक्सीन? बुनियादी तौर पे दोनों चीज़ें दुरुस्त है। अच्छा, कामयाबी आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा डिटेल्ड प्लान और प्रोग्राम बहुत से मुल्कों में अवेलेबल है। इतनी आसानी से ये वैक्सीनेशन, इसके लिए देखिए जो अच्छी बात है उसके लिए हमें अपने लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए। नादरा और CNIC मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, बिल्कुल, और इसकी वजह से आपको बहुत आसानी पैदा हो गई, चाहे वो वैक्सीनेशन हो चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो। तो ये तो एक डेटाबेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मार्का है और मेरा ख्याल है बहुत से ममालिक इससे सबक सीख सकते हैं। तो इस हद तक तो कामयाबी है कि जो निज़ाम वज़ा किया गया वो बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और फूल प्रूफ है। ठीक है। लोगों को दिक्कतें उसमें भी आ रही हैं इसलिए कि ऑब्वियसली काम करना तो एक इंसान नहीं होता है, तो वो कभी को पंच करना भूल गया कोई, तो वो छोटी मोटी रुकावटें और दिक्कतें इसमें हैं जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें। अब दूसरी बात, इसकी दूसरा पहलू ये है कि एक ये भी बात दुरुस्त है कि लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। बिल्कुल। तो ये जो मैंने पहले भी ये कहा था कि जो बार बार उम्र हम कम करते जाते हैं, इसका एक मतलब ये है कि हमारे पास वो लोड नहीं है जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी अगर आप लें तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी प्रपोर्शन है, लेकिन हमारी टोटल आबादी तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर आप सरकारी आदादो शुमार भी लें तो पंजाब की आबादी 12 करोड़ होगी, लेकिन अगर आप गैर सरकारी लें तो ये 13-14 करोड़ होगी। तो 13-14 करोड़ में 7 करोड़ 6 करोड़ ऐसे लोग तो हैं जो नौजवानों में शुमार नहीं होते 18 साल से ऊपर। तो यकीनन इतनी वैक्सीनेशन तो हमने भी नहीं की, हमारी वैक्सीनेशन तो भी 1 करोड़ से कम है। तो इसका मतलब ये है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा भी रहे। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है, लेकिन ये हमारा टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ कि हमने जो निज़ाम बनाया था वैक्सीनेशन का वो कामयाब है। अच्छा, लोगों को ना वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कोई तकलीफ खास हो रही है, ना उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, बैठने की जगह, वैक्सीन लगाने का तरीका, सब कुछ हमारे निज़ाम के मुताबिक चल रहा है। हाँ, इक्का दुक्का इसमें लोगों को शिकायत हुई जिनका हल किया जाएगा यकीनन, क्योंकि प्राइमरीली तो वैक्सीनेशन का जिम्मा प्राइमरी हेल्थ का है और वो बड़े अच्छे तरीके से इसको टैकल भी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब ये परेशानी की बात है कि लोग उतने मिकदार में वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे जितनी तादाद में हमें आनी चाहिए। बिल्कुल। और सर, जैसे हुकूमत ने धमकी भी दी है कि जो वैक्सीन नहीं कराएगा, एक तो उसकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, दूसरा वो दफातर में भी पाबंदी हो जाएगी, उस पर वो दफातर नहीं जा सकते। आपको लगता है कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो आएंगे इस साइड पे वैक्सीन लगवा से? हाँ, देखिए, बुनियादी तौर पे ह्यूमन नेचर है कि उसमें हर आबादी में 2-3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अब आप देखें, वही गाड़ी है, वही आदमी है, वही तालीम है, कोई रेड लाइट पे रुकता है, कोई नहीं रुकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फर्क तो वाज़ेह है ना। अब रेड लाइट पे जो नहीं रुकता, उसको रेड लाइट पे रोकने के लिए आप क्या करते हैं? आप उसका चालान करते हैं, आप उसको जुर्माना करते हैं, आप उसकी गाड़ी बंद करते हैं, तो फिर वो रेड लाइट पे रोक लेता। तो अब यही बुनियादी फ़र्ज है, तरीका है कि लोगों को एक तरीका कार होता है कि आप इनाम भी दें अच्छे काम पे, और लेकिन सर शहरी तो कह रहे हैं जबर है ना हमारे पे, हमारी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो फिर ये भी जबर है कि अगर उनको ट्रैफिक के कवानीन पर पाबंदी करने के लिए कहा जाए। मुआशरा और सिविलाइजेशन में जबर और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। अच्छा। दुनिया में ऐसा कोई मुआशरा नहीं है जहाँ पर कुछ एलिमेंट ऑफ जबर ना हो, वरना सोसाइटी चल ही नहीं सकती। बिल्कुल। क्योंकि अपने हकूक का तयन अगर आप खुद करेंगे तो उसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन अब जिस तरह अंग्रेजी का मुहावरा है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ दूसरे आदमी की नाक से 2 फुट या 1 फुट का फासला रह जाता है, तो ये भी तो जबर है ना। तो जबर, तो इसको जबर कहें या डिसिप्लिन कहें, ये आपकी मर्जी है। जो लोग इसको बुरा प्रेजेंट करना चाहते हैं वो इसको जबर कहेंगे, जो लोग इसके ऊपर, अब देखें नतीजा क्या है। आप खुद तो बीमार हो तो चलें, आपको हक हासिल है, लेकिन क्या आपको हक हासिल है कि आप अच्छे भले लोगों को बीमार कर दें, उनमें से चंद अपनी जान गंवा दें? बिल्कुल, तो ये तो मुआशरती जिम्मेदारी है। अब इसको आप कैसे कहते हैं
ये कहने वाले की मर्जी है और कहने वाले की सोच है, लेकिन ये जबर का लफ्ज़ ज़रा कुछ सख्त है। ये मुआशरती जिम्मेदारी में आएगा कि आपका मुलाजिम है और वो एक कपड़े पहनता है, आपको नहीं पसंद, आप उसे कहते हैं भी जब तुम यहाँ आओगे तो तुम ये अंडरवेयर पहन के नहीं आ सकते, तो ये जबर तो नहीं है ना, ये एक डिसिप्लिन है। इसलिए मुआशरे में उसको चलाने के लिए, एक दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनको डिसिप्लिन कहा जाता है, जबर नहीं कहा जाता। ये डिसिप्लिन है कि अगर आपने एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर और लोग हैं और उनको आप मुतासिर कर सकते हैं, तो ये आपकी आज़ादी नहीं है कि मैं लोगों को बीमार करूँगा। वरना तो फिर जो आपको खाने खिला रहे हैं मिलावटों वाले, वो भी उनका हक है, जो आपको जाली दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी उनका हक है। तो रियासत का तो फिर मकसद ही ख़त्म हो गया, हुकूमतों का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो हुकूमतों का काम है अवाम की बहबूद, और अवाम की बहबूद में सबसे बड़ा हक है हर एक का कि उसको सेहत की सहूलतें दी। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे ये ट्रांसमिट ना हो, किसी और में ना जाए, हमारी वजह से कोई और मुतासिर ना हो इस चीज़ से। सर, हमने देखा है कि लाहौर में अब इस वक्त ड्राइव थ्रू भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। मतलब हुकूमत हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर रही है कि सहूलत दी जाए, आसानी पैदा की जाए शहरियों के लिए, लेकिन शहरी हैं कि इस तरफ आने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब और उन्हें क्या आसानी चाहिए, ड्राइव थ्रू भी अब हो गई है। तो मैं तो वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब वैक्सीन नहीं थी तो चारों तरफ शोर था कि वैक्सीन मंगवाई जाए, हुकूमत पैसे खर्च के मंगवाए। अब हुकूमत ने पैसे भी आइडेंटिफाई कर दिए, हमें वैक्सीन बहुत मिकदार में मिल भी गई, लेकिन हम वो लगा नहीं पा रहे। तो ये एक मतलब अभी भी आपको लगता है कि लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हुआ? कंफ्यूज्ड है, चेंज हुआ है। बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, बहुत से लोग वहाँ आए, लेकिन जिस तरह होता है, देखिए एक बुनियादी चीज़ है, कभी किसी चीज़ पे 100% इत्तेफाक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और बदकिस्मती से आजकल के दौर में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इस रिक्वायरमेंट के कि वो सही है या गलत है, वो तरीके बहुत आसान है। तो जिसका दिल करे ये फ़ोन उठाए और 5 लाख लोगों को एक अजीब सा पैगाम भेज दे। अब उसका कुछ ना कुछ असर तो होता, और उसके एक तो ये है कि ऑथेंटिकेटेड ना हो, दूसरा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आप किसी बड़े आदमी का नाम लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसको जैसे अभी पिछले दिनों नोबेल प्राइज वाली एक कहानी जापानीज की चल रही थी, फिर एक वो जर्मन साइंटिस्ट की चल रही थी, जबकि उनका डिनायल आ गया, उनसे वो स्टेटमेंट मंसूब ना की जाए। तो ये एक बदकिस्मती भी कह लें, ये हमारी रुकावट भी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला भी है कि जो अनफिल्टर्ड और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के जहन तक पहुंच जाती है, और फिर ऐसे मुल्क में जहां पर तालीम का तनासुब बहुत कम हो, तो वहाँ पर तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है ये हमें काफ़ी दिक्कत आएगी अपनी तमाम आबादी को वैक्सीनेट करने में, लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश जारी रहेगी और इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनता है। और सर, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने जो फर्स्ट डोज लगवा ली थी वैक्सीन की, तो टाइमली उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। तो क्या अगर टाइमली नहीं लगवाएंगे तो क्या दोबारा से कुछ अर्से बाद नए सिरे से ही वैक्सीन लगवानी पड़ेगी उनको? अच्छा नहीं, ये इसमें ये है कि ये अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि नई बीमारी है, इसके बारे में बहुत से अभी तक हमें हकायक का नहीं पता। तो अच्छी बात यह है कि वो 3 हफ्ते वाला जो प्लान है वो 3 महीने तक तो बिल्कुल इफेक्टिव रहता है। तो अगर कोई आदमी 3 महीने के अंदर भी लगवा लेता है वैक्सीन, बल्कि कुछ एविडेंस है कि 3 महीने पे जो लगाई जाती है वो ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, तो इसलिए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि अब अगर कोई एक ही डोज लगवा के दूसरा ना लगवाए कभी भी, तो फिर जरा मामला खराब हो जाएंगे, फिर उनको नए सिरे से मतलब वो 3 हफ्ते का वक्त 3 महीने तक जा सकता है, 3 महीने में वो आराम से दूसरी डोज लगवा सकते हैं। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि पहली डोज के बाद ही बहुत से लोग मास्क को तर्क उन्होंने कर दिया है। तो क्या मुकम्मल वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क तर्क कर सकते हैं, या फिर वो हमारी लिबास का हिस्सा बनना ही है? अब फिलहाल तो हमारे लिबास का हिस्सा रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो आपकी जो SOP से अब सब वाकिफ हैं, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, उसकी बुनियादी इससे आपका छुटकारा तब होगा जब आपकी एक कम से कम 60-70-80% आबादी वैक्सीनेट हो जाए, या उनमें इतनी एक लेवल रेजिस्टेंस की आ जाए कि उस वायरस को फिर फैलने का मौका ना मिले। लेकिन ये अभी हमसे बहुत दूर है। तो अगर हम ये नहीं करते तो आप तो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वायरस कैरी तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, और आप दूसरों को बीमार तो कर सकते हैं। तो ये जब तक हमारी आबादी का एक इतना बड़ा हिस्सा प्रोटेक्ट नहीं हो जाता वायरस से कि वायरस को फैलने का मौका ना मिले, और इम्कान ये हो कि उस गैदरिंग में जहां आप गए हैं 80-90% लोग
ऐसे हों जो प्रोटेक्टेड हों। लेकिन सर अमेरिका की बात की जाए तो बहुत से लोग उसकी भी एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी आबादी ने जो है ये मास्क उतार दिया है, तो इसकी वजह ये है कि उनकी जो मास पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन लग चुकी है। हाँ जी, उन्होंने काफी सारी वैक्सीनेशन भी कर ली है। दूसरी बात आप बताया, इसका मुल्कों से ताल्लुक नहीं है, अच्छा। ये इंसान की सोच से ताल्लुक, और वो सारी दुनिया में ये मसला आया। लोगों ने मास्क के खिलाफ हड़तालें भी की। आपने देखा अमेरिका में बड़ी बड़ी प्रोसेशंस चली वो फ्लॉयड के मामले में, और इवन वो उनके एक सदर ने भी कहा कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा। तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, ये चलता रहेगा, इसके बारे में हम परेशान हो नहीं सकते। हम सिर्फ इसको अपने एक गैर महसूस तरीके से तब्दील करने की कोशिश करेंगे और अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अब टारगेटेड वैक्सीनेशन शुरू होगी ना, कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बगैर वैक्सीन के नहीं कर सकते। अगर आपने एयर ट्रैवल करना है, अगर आपने दुनिया में कहीं ट्रैवल करना है तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सो ये जब रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो सोसाइटी बिहेव करना शुरू करती है। और इसी तरह अगर आहिस्ता आहिस्ता ये मुमकिन है कि आप जाएं सरकारी दफ्तर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जाए। अब ये आपकी आज़ादी है कि आप गाड़ी ना चलाएं क्योंकि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बगैर लाइसेंस ना मिले तो आप कहें कि नहीं मैं तो लाइसेंस नहीं। बैंक अकाउंट खोलने जाएं तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन फौरी तौर पे आप इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर रिटेलिएशन बहुत लोग इसको नापसंद करते हैं। लेकिन जब आप बताएंगे बार बार लोगों को कि हाँ जी लोग वैक्सीनेशन नहीं कर रहे और ये आपके लिए खतरा है, तो अब हमने फैसला किया है कि इन प्रोफेशंस के लोगों को वैक्सीनेशन, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल में तमाम को लगवानी पड़ी। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। आर्मी ने अपने तमाम लोगों को वैक्सीन लगवा दी क्योंकि उन्होंने कहा जी हर एक को लगवानी पड़ेगी। ऑफिसेज भी जाना है उनको भी लगवानी पड़ेगी, लगवानी पड़ेगी। तो ये कवानीन आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे मेरा ख्याल है, और जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव की कामयाबी चलती है इनमें तब्दीली भी आती जाएगी। लेकिन सर हम देखते हैं कि हम अगर लाहौर से बाहर जाएं तो हमें कोई भी कोरोना का ऐसा लगता है कि लाहौर के बाहर कोरोना है ही नहीं है। कहीं और किसी शहर चले जाएं या छोटे देहात में चले जाएं, ना वहाँ पर लोगों ने मास्क पहना हुआ है, ना उनको ये पता है कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी। तो वहाँ तक शऊर पैदा करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। अब अगला सवाल आता है कि शऊर पैदा करने के लिए आपके पास क्या वसाइल है। आपके पास एक जो वसीला है वो अगर है। बड़ी सिटीज में ये आ गया तो फिर यहाँ से वहाँ पे भी तो जा सकता है। अब THQs में खुल गए हैं सेंटर, तो वहाँ पे जो डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज का तरीका है वो ये है कि वहाँ पर जो आपके तहसील हेडक्वार्टर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर ये मालूमात फराहम की जा रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप हर गांव में वैक्सीनेशन सेंटर तो अभी फिलहाल नहीं खोल सकेंगे। अच्छा। उसके लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इस वैक्सीन को स्टोर करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर एक गलत तस्वुर पैदा हो सकता है कि अगर वैक्सीन सही से स्टोर नहीं की गई और वो इफेक्टिव नहीं है तो आप समझेंगे आपने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जबकि वो अपना काम नहीं करी होगी। ठीक है। तो इसलिए इसको फिलहाल हर घर तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है, जिस तरह पोलियो के कतरे पहुंचाए गए थे। लेकिन लोगों की एजुकेशन के लिए अब स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, कॉलेजेस को किया जा रहा है, तालीमी जो महकमा तालीम है उनको किया जा रहा है, और डिफरेंट इदारों को कहा जा रहा है कि अपने मुलाजमीन को कहें। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो घरों में मुलाजिम हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने घर के मुलाजमों को सबको वैक्सीनेट करवाऊँ, और मैंने करवा लिया। उनकी हमने खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाई, उनको हमने खुद ही समझाया और उनको हम ले गए, उनकी फैमिलीज को भी करा दिया। अब अगर एक जिम्मेदार आदमी अपने ऊपर ये अपना मुआशरती जिम्मा समझे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं मानते। हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का, मुआशरे में मकाम हासिल करने का फ़ायदा भी है, लेकिन मेरे पे जिम्मेदारी भी है। अब वो स्टेज है कि हुकूमत ने अपना रोल काफ़ी हद तक प्ले कर लिया, लेकिन अब लोगों के ऊपर एक मुआशरती जिम्मेदारी है कि वो इसको निभाएं और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। अगर गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का है तो उस पर ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो गांव वालों को समझाए। ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ से अब लोग शहरों में कुछ ना आए हों और कुछ ऐसे लोग ना हो जो तालीम याफ्ता हों। बिल्कुल ऐसे ही। अगला टारगेट करने के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल किया जाएगा कि वहाँ से कोरोना वैक्सीन के हक में उनसे कहा जाएगा कि आप इसमें बोलें, सफाई के ऊपर बोलें। हमने मस्जिदों को सिर्फ एक सर ये मुश्किल काम है, लेकिन पॉलिसी तो हमें तरतीब देनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस साल हुकूमत ने कहा है कि 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवानी है। तो उनमें ये देहात के लोग भी आते हैं, एडल्ट्स आते हैं उसमें, तो क्या ये पॉलिसी बन जाएगी? ये पॉलिसी बन रही है कि मस्जिदों में भी इसके ऊपर ऐलान करवाए जाएंगे। जो होंगे खतीब मस्जिद के, वो इसके ऊपर बाकायदा खुतबे में बताएंगे कि आपको वैक्सीन करवाना आपका मजहबी फर्ज भी है। बीमारी अगर आती है और उससे पेंडेमिक होती है और आपके ऊपर ये हक हासिल नहीं है कि आपकी कोताही से किसी इंसान की जान जाए।
तो इन सब चीज़ों पे काम किया जा रहा है। स्कूलों के टीचर्स, अब देखिए ऐसा गांव तो शायद ही कोई हो जहाँ मस्जिद ना हो, ऐसा गांव तो शायद ही कोई हो जहाँ पे स्कूल ना हो। तो इन हमने इस्तेमाल, अपने कोई नया चीज़ क्रिएट नहीं करनी, अपने जो वसाइल मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना। और सर हमने देखा है कि हुकूमत ने $1 अरब की जो है ना वैक्सीन भी खरीदने का फैसला किया है, तो क्या जो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हमें अब वैक्सीन नहीं मिलेगी? ये मिलेगी, लेकिन देखिए कोविड प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नहीं है। कोवैक्स जो है, कोवैक्स जो प्रोग्राम है वो सारी दुनिया के लिए। और बदकिस्मती ये है कि वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाले 6 या 7 मुल्क हैं और वैक्सीन लगवाने वाले 192 मुल्क हैं। अब वैक्सीन लगवाने के लिए जब 192 ममालिक में, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अब जब सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि इस साल पता नहीं 80,000 के 60,000 लोग हज करेंगे, तो अब वो 80,000 पाकिस्तान को तो नहीं ना दे देंगे। बिल्कुल। हालांकि आपने पैसे देने हैं उसके, लेकिन उसकी एक मिकदार होगी जो वो तय करेंगे कि अच्छा जी इस मुल्क को इतने हाजी हज करेंगे। तो ये एक निज़ाम आपको बनाना पड़ता है। अब कोवैक्स की जो जिम्मेदारी है वो पूरी दुनिया के 192 ममालिक की है। अच्छा। उसमें पाकिस्तान एक मुल्क है। तो कोवैक्स की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो जितनी वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन की तरसील का हमारा ख्याल है निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब ये वो 6 ममालिक जिनकी अपनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट इस साल के मिडल तक पूरी हो जाएंगी, उनके पास 200, 300, 400 मिलियन डोज फालतू बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि असल मुश्किल मरहला होता है रिसर्च का। ठीक है। उसके बाद जब एक चीज़ वजूद में आ जाती है तो फिर आपको रोड मैप मिल जाता है। जैसे अब आप कोई बड़ी इजाद करनी मुश्किल है, लेकिन उसको कॉपी करना बहुत आसान। चाइना की तरक्की का एक बहुत बड़ा जो बुनियादी फलसफा था वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे था, कि वो को बनी हुई चीज को खोलते थे, उल्टा करके नीचे तक ले आते थे, फिर जोड़ लेते थे और वो सीख जाते थे। बिल्कुल। तो अब वैक्सीन प्रोड्यूस करना इस वैक्सीन का इतना बड़ा मरहला नहीं होगा। अच्छा। और जब आप पैसों से खरीदेंगे तो इसकी कीमत भी अब कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन से कीमतें हमेशा कम होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने वो पैसे इसके लिए एयरमार्क किए हैं कि कोवैक्स से हमें हमारे 7.5 करोड़ डोज नहीं मिल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमने इसलिए खरीदने का फैसला कर लिया है। ठीक है जी। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, और आप सबसे भी यही दरख्वास्त है जनाब कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवानी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि हम भी बच सकें और हमारे जो चाहने वाले हैं वो भी बच सकें। तो जनाब और भी आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से। तो बजट की आमद है, नए नए ऐलानात किए जा रहे हैं। रवा बरस की बात की जाए तो रवा बरस लाहौर में तरक्याती बजट के सिर्फ 30% तक फंड्स इस्तेमाल हो सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से कुल बजट का 48% ही इस्तेमाल किया जा सका है। 402 अरब रुपए के तरमीम शुदा बजट में 220 अरब रुपए के फंड्स ही अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च किए गए। एक जानिब फंड्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो सका है, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाक से कराची की तर्ज पर पैकेज का मुतालिबा किया जा रहा है। लाहौर में तरक्याती बजट कितना मुख्तस किया गया था, कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, और आइंदा बजट में कौन कौन से मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। लाहौर को वफाक से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन उम्मीदों के हवाले से वफाक का क्या रद्द अमल होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदगान है लाहौर न्यूज़ के हसन रजा और जैनुल आबदीन भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हसन रजा से बात कर लेते हैं। हसन रजा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। हसन, आज बजट पेश किया जा रहा है वफाक में, तो वफाक अमूमन मेगा सिटीज़ के लिए भी तरक्याती मनसूबे जो है ना वो उसकी भी ऐलानात करता है। तो लाहौर में इस वक्त बजट का क्या है सिलसिला? देखिए, वफाक PHDP जब बनता है तो उसमें ऑटोमेटिकली पंजाब की नुमाइंदगी जो है वहाँ पर मौजूद होती है, और पंजाब के नुमाइंदगान के तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर उनके साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक खुर्शीद, सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्टर फाइनेंस हाशिम जवां बख्त और चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुमल, ये सब पांचों अफराद वहाँ पर मौजूद थे। कई दिन वहाँ पे रहे हैं, जिसे आपको पता है कल भी चीफ मिनिस्टर वहाँ पर थे। और PHDP में जंग लड़ी जाती है कि लाहौर समेत पंजाब में हमने कितने तरक्याती स्कीमों के लिए कितने फंड्स लेने हैं। ठीक है। तो जो कल तक की मेरी मालूमात थी चीफ मिनिस्टर साहब और बाकियों से जो मालूमात मिली, उनके मुताबिक तो पंजाब को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा वफाक से, क्योंकि जितनी तरह पहले माजी में ये कभी ऐसी मिसाल नहीं देखी, नून लीग के दौर में भी,
कि पंजाब का PDWP जितना बनता है और ख़ास तौर पे जो बोर्ड का होता है इजलास या तरक्याती मनसूबे जात के जो फंड्स रखे जाते हैं वो पंजाब में बजट तैयार होता है, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि वफाक ने और पंजाब की मुशावरत से पंजाब का बजट तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस किया जाएगा, तालीम पर फोकस किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेवलपमेंट पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा और इसमें डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है। और डेवलपमेंट में ये अगर आप देखें तो गुज़श्ता साल अगर देखें तो उन्होंने जो फंड्स रखे थे उसमें से तो बहुत 50% भी इस्तेमाल नहीं किया। साफ पानी पर पैसे रखे जाते हैं, साफ पानी नहीं मिलता, क्योंकि साफ पानी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये पंजाब का खुसूसी तौर पर, पाकिस्तान के हर कहीं ना कहीं साफ पानी का इशू है, कराची में तो बहुत ज्यादा है। हम कराची की तर्ज का तो डेवलपमेंट जो है पैकेज मांगते हैं, उसका मुतालबा करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पैसे मौजूद होते हैं क्या हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पैसे तो रखे जाते हैं, साफ पानी के लिए 5 अरब रुपए रखे गए थे जब ये हुकूमत आई थी, ठीक है, उससे अगले साल 8 अरब रुपए रखे गए थे, 1 रुपए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन साफ पानी तो फिर भी हमें हसन मिला नहीं, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं फिर? ये पैसे निकालते हैं और फिर टेक्निकल जो है इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है टेक्निकल ग्रांट, यानी टेक्निकल सप्लीमेंट के तौर पर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है दीगर मनसूबा जात में। ठीक है, अब इन्होंने 2 माह में जो आखिरी 2 माह गुजरे हैं, ये मई और जून, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई में, तो इन 2 महीनों में 2 कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने एक 25 बिलियन का ब्लॉक रखा है और एक 50 बिलियन का ब्लॉक रखा है, अलग से अप्रूव करवाया है कैबिनेट के थ्रू, यानी 75 बिलियन रुपीस, 75 अरब रुपए इन्होंने तरक्याती स्कीमों के लिए स्पेशल तौर पे जारी कर दिए। ये कौन से पैसे हैं? ये टेक्निकल सप्लीमेंट के लाएगी जो इन्होंने अप्रूव किए हैं। ये टेक्निकल सप्लीमेंट ग्रांट के तौर पे, जिस तरह साफ पानी से पैसे निकाल लिए और दीगर मनसूबा जा जिसमें तालीम के भी और दीगर प्रोजेक्ट शामिल है, खवातीन के प्रोजेक्ट के लिए वहां से भी पैसे निकाल के, जो हॉस्टल बनाने थे वो नहीं बने, वहां से वो भी पैसे निकाल के ये इन्होंने कन्वर्ट कर देते हैं नाले बनाने, सड़कें और फिर तामीर और मुरम्मत, उनके तज़ीन और आइश और दीगर पर। आप ये बात ज़हन में रखें कि पैसे तो बहुत अच्छी बात है रखें, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। हसन, इस पे बात करेंगे, हमारे पास जैन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मालूमात है उनके पास। जैन, मुझे आप बताइएगा कि लाहौर में कितना जो है बजट वो तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किया गया था, कितना जो है वो खर्च किया गया है और कितना रह गया है बाकी जो खर्च नहीं हुआ है? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। एक तो ये बुज़दार हुकूमत अपना जो 3रा माली साल है उसके बजट के इस्तेमाल तक पहुंच गई है, लेकिन ये बदकिस्मती ऐसी है कि इन 3 माली सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं आया कि तरक्याती बजट पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दिया जाए। हालांकि इन 3 सालों में वजीर आज़म और वजीर आला की तरफ से यही कहा गया कि हम ये तरक्याती बजट दे रहे हैं। इस वक्त शहर लाहौर की बात की जाए तो 27% जो तरक्याती बजट है सिर्फ वो इस्तेमाल हो सका है। जो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है ये तो अब 100% से भी क्रॉस कर गया है, क्योंकि इसमें लोगों की तनख्वाहें होती हैं, एजाजिया होता है, इसके अलावा मराहत दी जानी है। तो मराहत देने में और तनख्वाहें देने में तो इस हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर शहर के तरक्याती कामों के ऊपर आकर अच्छी खासी ब्रेक लग गई। जब पिछले साल का बजट दिया गया था तो उस वक्त शहर लाहौर के लिए 57 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट तमीर किए जाने थे, शहर की सड़कों पर पैचवर्क भी किया जाना था और सीवरेज और वाटर सप्लाई के भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाने थे। लेकिन शहर लाहौर के साथ उसी तरह माजी में जो 2 माली सालों में सलूक होता आया, इस साल में भी वही सलूक बढ़ता गया कि साल भर कोई काम नहीं किया गया और एट द एंड आके मार्च और अप्रैल में जब माली साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीने रह गए थे तब मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। यही वजह है कि इस पूरे साल में अभी तक जो तरक्याती बजट है जिसमें LDA, वासा, टीपा, PHA, ज़िलाई हुकूमत, ये बजट अभी तक 17 अरब रुपए से भी तजावुज नहीं किया और इस तरह तकरीबन 40 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है वो सरेंडर होने का अंदेशा है। अब एक एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम, जिसके तहत कई ऐसे मंसूबे होते हैं जिनको 3 साल अरसा में ज्यादा से ज्यादा 3 साल अरसा में मुकम्मल किया जाना है। अब हुकूमत की तरफ से इस ADP के जो प्रोजेक्ट थे वो भी मुकम्मल नहीं किए गए। जिस तरह माजी की तरक्याती स्कीमें थी, मैं आपको हवाला देता हूँ, उसमें जोहर टाउन में अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर था, वो मुकम्मल नहीं हुआ। अरसा दराज से सितंबर 2017 से जेर इल्तवा एक मोरिया पुल तसीम मंसूबा वो मुकम्मल नहीं हुआ।
शहर की सड़कों पर सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 32 करोड़ रुपए से पैच वर्क किया जाना था, ताकि जो सड़कों के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं उनको फिल किया जा सके और ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो 32 करोड़ रुपया था उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, हालांकि जो इसके लिए पैसे भी मुख्तस थे। अब ये जो सारी चीजें हैं इनकी जो कंफर्मेशन है वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का जो एक लेटर लिखा गया तमाम इदारों को, वो इनकी तस्दीक कर रहा है कि जिसमें उस लेटर में बाकायदा तौर पर डीजी एलडीए, चीफ इंजीनियर एलडीए, एमडी वासा और जो तरक्याती अदारे हैं लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के, उनको मरासले में कहा गया है कि सस्टेनेबल जो गोल हैं उनकी अचीवमेंट में आप तमाम इदारे नाकाम रहे हैं, किसी ने भी अपना बजट जो मुख्तस बजट था वो इस्तेमाल नहीं किया। जिसमें मुनीबा साहब में इस मरासले में एक और चीज भी हुकूमत की तरफ से इन तमाम इदारों को वार्निंग दी गई है कि अगर 30 जून तक इन बजट को कंज्यूम ना किया गया तो हम इन मंसूबों को आइंदा माली साल में शामिल नहीं करेंगे। अब इसके दो नुकसान होंगे। एक तो इस वक्त इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इन ऑफिसर्स के पास कि इस बजट को 30 जून तक कंज्यूम कर दें, और अगर इन मंसूबों को आइंदा माली साल में मुकम्मल ना किया गया तो इन अदारों की तो कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पैदा होगा ही। अगर इसके फंड्स नहीं रखे जाएंगे तो ये मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे, आवाम के लिए जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होगा। अब जिन प्रोजेक्ट्स का हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हम इनको इस माली साल में मुकम्मल कर देंगे, जो कि इसी हुकूमत के ही मंसूबाजात थे, वो भी मुकम्मल नहीं हो सके। उसमें सबसे पहले ज़ैन इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हसन रजा से भी बात करें। हसन, आप हेल्थ के बारे में भी बात कर रहे थे कि हेल्थ, आपको पता है कि पीटीआई जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे भी रही थी, हेल्थ पे भी और तालीम पे भी। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे बात करेंगे, और दूसरा मुझे बताइए कि हेल्थ के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है। कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इसमें तो हमें ज़्यादा चाहिए बजट हेल्थ की वजह से। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए जो है वो 1 खरब रुपए यानी 100 अरब रुपए स्पेशल इसके लिए फोकस करने की तजवीज़ है, और जो प्राइमरी हेल्थ आ जाता है उसमें 17 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़ है। मजीद अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो वो मजीद कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल के बाद मजीद पैसे जारी कर देते हैं। हसन, जब बजट आ जाएगा तब देखेंगे कि कितनी सहूलियात हमें आवाम जो है वो उनको मैसर होती हैं। ज़ैन, जिस तरह हसन ने बात की है कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी मुख्तस किया गया है बजट, लेकिन हम देख रहे हैं ऑरेंज ट्रेन तो खसारे में ही जा रही है। देखें जी, ट्रांसपोर्ट के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है, मेरे नजदीक तो ये बजट बहुत कम है। क्योंकि ये सिर्फ लाहौर की ऑरेंज ट्रेन नहीं है, लाहौर की मेट्रो बस है, इसके अलावा मुल्तान की मेट्रो बस है, जो 2 जुड़वा शहरों में मेट्रो बस चल रही है वो भी इसी बजट के अंदर ही चल रही है, और इसके साथ साथ सिर्फ स्पीडो बस है। अब देखें कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बजट तैयार किया गया उसमें भी कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं डाला गया कि उससे जो उसकी जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बेहतर बना के उससे आमदन की तवक्को की जा सके। असल में जो बजट है वो जिस तरह अभी हसन रजा साहब फरमा रहे थे कि बजट का फायदा तो उस वक्त है कि जब अवाम उससे मुस्तफीद हो सके, लेकिन इस पूरे माली साल में आपने देखा कि जिस भी चीज के ऊपर बहरान आया उसके रेट काबू में नहीं आए। चिकन देख लें, चावल देख लें, चीनी देख लें, दालें देख लें, सब्जियां देख लें, तो ऐसे बजट का अवाम को क्या फायदा होगा। वो जो ये मुआशी माहर है वो बेसिकली कहते हैं कि ये अदादो शुमार का एक गोरख धंधा है जिसमें अवाम को रचा दिया जाता है और फिर उसके बाद अवाम इससे मुस्तफीद नहीं हो पाते। अब आप देखें कि वजीर आजम का जो विजन है कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे या 5 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां कब पैदा होनी है कि जब इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होगा। इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होगा तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग, तमाम लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। जब आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही शुरू नहीं किया तो फिर उसके बाद इस बजट के इस्तेमाल का क्या तुक बनता है। अब आप किसी भी हुकूमती तर्जुमान से इस बजट के कंजम्पशन ना होने के ऊपर सवाल करेंगे तो उनके पास इस चीज का सिर्फ एक ही जवाब है कि वो जी सारा तो बजट कोरोना के ऊपर खर्च हो गया तो हम इसलिए जो बाकी काम थे उनके ऊपर खर्च नहीं कर सके। तो अगर कोरोना के ऊपर खर्च हो गया तो आप एट द एंड आके जो इदारे हैं उनको ये मरासले क्यों जारी कर रहे हैं कि आपने बजट कंज्यूम नहीं किया। इसका मतलब है कि जब से ये बजट आया है तब से बजट के इस्तेमाल में नाकस हिकमत अमली बरती गई, जिसके समरात आज सामने आ रहे हैं कि शहर लाहौर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज रखा गया किसी भी सेक्टर में देखा जाए। आप छोटी सी एक चीज है मुनीबा, आप रात को निकल जाएं, क्या आपको सड़कों के ऊपर
स्ट्रीट लाइट चलती हुई नजर आती हैं? बिल्कुल भी नहीं नजर आती, बजट मुख्तस ऐसे ही है, है। उनके लिए बजट मुख्तस है। आप अपने घर से निकले, घर के बाहर जो सोसाइटियां हैं, LDA की सोसाइटी है 47, उसकी सड़कें देखे टूटी हुई हैं। 8 करोड़ रुपया रखा गया कि आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी नहीं किया। ये जो प्रोजेक्ट जिनकी अभी कुछ दिन पहले आप बड़ी ये सुन रहे हैं, रुदाद सुन रहे हैं कि ये वहाँ पे काम शुरू हो गया, पायलिंग शुरू हो गई, ये 5 दिसंबर के अनाउंस करता प्रोजेक्ट है, जिनके ऊपर आके आप अप्रैल में काम शुरू कर रहे हैं। तो वो जो 4 महीने गुजरे, उसके दरमियान जो बजट था वो कहाँ पे गया? तो उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भी आप पूछेंगे तो कहेंगे कोरोना। अब मॉनसून सर के ऊपर आ गया। मॉनसून में पिछले साल जब लॉरेंस रोड पे वाटर टैंक बनाया गया तो तब ऐलान किया गया कि ये इतना कामयाब प्रोजेक्ट है, हम आइंदा साल 10 मजीद वाटर टैंक बनाएंगे। क्या इस वक्त शहर लाहौर में किसी जगह पे कोई वाटर टैंक नजर आ रहा है लॉरेंस रोड के अलावा? बिल्कुल नहीं। आपने वो उनको कागजात के गोरख धंधे में इस कदर फंसा दिया कि अभी तक जब मॉनसून सर के ऊपर आ गया तो आपने उसकी भी कोई तैयारी नहीं की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे और शेख ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद थे। हसन, बहुत शुक्रिया आपका, और जैन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया है। और बजट का जनाब तब ही फायदा होगा जब आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकेगी। बजट आ रहा है और आज देख लेते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। बहुत अपना ख्याल रखना है। मुझे आपने इजाजत देनी। अल्लाह हाफिज।